नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एसएससी जीडी के एग्जाम तो शुरू हो ही चुके हैं अब 4 फरवरी से, और पूरे फरवरी आपके पेपर चलेंगे। तो एग्जाम से पहले मैं आपको कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूं। ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है, और एग्जाम में जाने से पहले इस मॉक टेस्ट के एक एक सवाल को जरूर करके जाइए, क्योंकि एसएससी जीडी में नए सवाल ज्यादा नहीं बनाता है एग्जामिनर, वही पुराने सवालों को रिपीट करके ही देता रहता है। तो मैंने यहां पे वो फिक्स टाइप के सवाल लिए हैं इस मॉक टेस्ट में, एसएससी के ही प्रीवियस ईयर, जिनके रिपीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो इस मॉक टेस्ट के हर एक सवाल को मेरे साथ साथ सॉल्व करें। 20 क्वेश्चन है मेरे भाई, 20 क्वेश्चन ही मैथ के पूछाएंगे पेपर में। इस मॉक टेस्ट में आपके कम से कम 18 या उससे ज्यादा सवाल ठीक होने चाहिए। अच्छा, हमने अपने YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें एसएससी जीडी 2025 के टॉप 100 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। एग्जाम में जाने से पहले इन टॉप 100 क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके जाइएगा, इसमें आपको सीधे सवाल फंसेंगे यहां से। एक चीज और मेरे भाई कि हमारी जो एप्लीकेशन है वेबसाइट टेस्ट रैंकिंग, यहां पे जाके आप प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट फ्री में लगा सकते हैं। कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 10 मॉक टेस्ट तो आप प्रीवियस ईयर के यहां से फ्री लगा जाइए मेरे भाई, है ना। 2019 से लेकर 2024 तक के सारे एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट ये फ्री मैंने अपनी एप्लीकेशन पर डाल रखे हैं, है ना। यहां से जरूर प्रैक्टिस करके जाइए, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। चलो, तो इन 20 क्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। क्वालिटी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको सिखाऊंगा। चलिए, कॉपी पेन लेके बैठो। सवाल नंबर 1, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन है। बोला है इफ 85% ऑफ x माइनस वाई बराबर 35% ऑफ x प्लस वाई, वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ x। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये किससे कट जाएगा? ये आपका 5 से कट जाएगा, दोनों तरफ परसेंटेज कट गया, 85 कट गया 5 से 17 बार, 17x माइनस वाई, और 35 को मेरे दोस्तों हम 5 से काटेंगे तो 7x प्लस वाई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। अच्छा, यहां गुणा करेंगे तो 17x 7x, इधर आएगा 17x माइनस 7x 10x हो जाएगा। ये है 7y, ये माइनस 17y, उधर जाएगा तो 7y प्लस 17y 24y हो जाएगा, 24y। सवाल बोला है वाई एक्स का कितना परसेंट है, वाई एक्स का कितना परसेंट है। अगर मैं x को उधर ले जाता हूं तो y बटे एक्स कितना आ जाएगा मेरे भाई? y बटे एक्स कितना आ जाएगा? 10 बटे 24, 10 बटे 24, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये कितना, 2 से कट गया जी, 5 बटे 12। ये y बटे एक्स आ गया। यही तो आपसे पूछा है मेरे भाई, सवाल में यही तो आपसे पूछा है। पढ़ेंगे y x का कितना परसेंट है, x का, यानी कि x नीचे होना चाहिए। तो y x का कितना है मेरे भाई? 5 बटे 12, और ये 5 बटे 12 आपको परसेंटेज में बताना है भाई। 1 बटे 12 क्या होता है? 8:1/3%। 5 बटे 12 क्या आएगा इसका? 5 गुना, यानी कि 40 और 5 बटे 3, तो 41 सही 2/3% आ जाएगा भाई। 5 अट्टे 40 प्लस 5 बटे 3, तो 41:2/3% हो जाएगा। बात खत्म। तो बहुत बेसिक सवाल है मेरे भाई, ऐसा ही लेवल रहेगा आपके एग्जाम का। चलिए, सवाल नंबर 2, किसी एग्जाम में 60 बच्चों द्वारा एक सब्जेक्ट में प्राप्त औसत अंक 82 हैं। उस सब्जेक्ट में लड़के और लड़कियों के एवरेज मार्क्स 75 और 85 हैं। क्लास में लड़कों की संख्या कितनी है? भाई आपको एवरेज मार्क्स दिया है, एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगा दो भाई। एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में मेरे भाई लड़कों ने भी पेपर दिया, लड़कियों ने भी। बॉयज के एवरेज मार्क्स हैं 75, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं 85। अच्छा, क्लास में स्टूडेंट कितने? क्लास में 60 स्टूडेंट है, और पूरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं, पूरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट में वो 82 हैं। तो सीधा एलिगेशन लगाने से, क्योंकि एवरेज मार्क्स क्या होता है, एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं? सभी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज मार्क्स औसत अंक पे एलिगेशन लगाओगे तो स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा। 85 माइनस 82 3 हो गया, और 82 माइनस 75 7 हो गया। ये बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो आ गया। तो टोटल कितने हो गए मेरे भाई? 3 7 10, टोटल स्टूडेंट 10 हो गए। 10 की वैल्यू सवाल में 60 दी है, 6 गुना, 6 टाइम्स। आपसे पूछा लड़के कितने, तो लड़के हैं 3, 3 की वैल्यू भी आपकी 6 गुना आ जाएगी, 18। तो क्लास में 18 लड़के हैं, सी ऑप्शन। आसान सवाल है। चलिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ, आपको एलसीएम बताना है 2/5, 4/15 और 6/25 का। देखिए फ्रैक्शन है, अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो क्या करिए, जो इनके न्यूमरेटर हैं, जो इनके अंश हैं 2, 4 और 6,
2, 4 और 6, इनका तो आप एलसीएम ले लीजिए, अंश का ले लीजिए एलसीएम, और जो इनके डिनोमिनेटर हैं, जो इनके हर हैं 5, 15 और 25, 5, 15 और 25, आप इनका ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों HCF। ये है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना। अब 2, 4, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 12 मेरे प्यारे भाई 2, 4, 6 तीनों से डिवाइड होता है, 5, 15, 25 तीनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या 5, तो ये आ जाएगा जी 12/5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया इस सवाल का आंसर। आइए चलो, एक बर्तन में 36 लीटर पानी है, ठीक है, इस बर्तन में से 6 लीटर कंटेंट निकाला जाता है और उसे तेल से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं? ऑयल से रिप्लेस कर देते हैं। यह प्रोसेस, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड 2 टाइम्स, इस प्रोसेस को 2 बार दोहराया गया है। बर्तन के अंदर कितना पानी है? बहुत बढ़िया। हाउ मच वाटर इज इनसाइड द कंटेनर, अब बर्तन के अंदर कितना पानी है मेरे भाई? ये दूध पानी वाला सवाल है, बस यहां पानी और तेल है। आपके पास एक बर्तन है और उस बर्तन में 36 लीटर पानी है। हमारे पास भाई साहब एक बर्तन है, उस बर्तन में 36 लीटर पानी है। हम क्या करते हैं, उस 36 लीटर पानी में से हम 6 लीटर निकालते हैं। कितना? 1/6 निकालते हैं और उसकी जगह हम तेल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? तेल। फिर 6 लीटर निकालते हैं कंटेंट मिक्सचर, फिर उसकी जगह हम 6 लीटर तेल मिला देते हैं। अब बर्तन में कितना पानी होगा? तो हम तेल से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम पानी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 36 लीटर अगर हमारे पास है, हम 6 लीटर निकाल रहे हैं 1/6, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा भाई? अगर मैंने 1 में से 1/6 निकाल लिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बचेगा 5/6। हमने इस प्रोसेस को 2 बार किया है तो पावर 2 स्क्वायर करना पड़ेगा। 25/36, 36 गुणा 25/36, 36 36 कट जाएगा 25 लीटर। तो अब बर्तन में 25 लीटर पानी है। सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, जीडी 2024 का ही सवाल है। व्हाट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 24 साल। साधारण ब्याज की दर क्या है जिससे कोई धनराशि 24 साल में 3 गुना हो जाएगी? मेरे भाई, कोई धनराशि 3 गुना हो गई, इसका मतलब क्या है? 3 गुना होने का मतलब 1 रुपए 3 रुपए बन गए। 1 रुपया इन्वेस्ट किया, 3 रुपए बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। 2 रुपए का मतलब 200% आपको ब्याज मिला। 200% कितने साल में? 24 साल में। 24 साल में अगर आपको 200% ब्याज मिला तो 1 साल में कितना ब्याज है? 24 से डिवाइड कर देंगे, यही ब्याज की दर है। क्लियर है? 8 से जाएगा मेरे भाई, ये 25 बार और ये 3 बार, 25/3% यानी कि 8.33% पर एनम ब्याज की दर आ गई। बी ऑप्शन, बात खत्म। अब इससे आसान तरीका नहीं हो सकता मेरे भाई सवालों को करने का। सवाल नंबर 6, ए एक काम को हर दिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में कर सकता है, बी से हर दिन 5 घंटे काम करके 10 दिनों में कर सकता है। बोला है हर दिन 9 घंटे काम करते हुए उन्हें काम करने में कितना समय लगेगा। सवाल में बोला है कि अगर ए और बी दोनों हर दिन 9 घंटे काम करें एक साथ तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वैसे तो इस सवाल को करने के ना तरीके बहुत सारे हैं, इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं वो बताऊंगा जो सबसे आसान है। देखो मेरे भाई, ए अगर हर दिन 6 घंटे काम करता है तो काम कर सकता है 15 दिन में। सवाल में बोला है कि अगर दोनों हर दिन 9 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। अगर ए हर दिन 6 घंटे काम करता है तो काम 15 दिन में होगा। अगर ए 9 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में होगा? 15 छिक्का 90/9, 10 दिन में। यानी कि अगर ए हर दिन 9 घंटे काम करता है तो काम 10 दिन में होगा। ऐसे ही बी के बारे में, अगर बी हर दिन 5 घंटे काम करता है तो काम खत्म होता है जी 10 दिन में। अगर बी हर दिन 9 घंटे काम करेगा बी, तो काम कितने दिन में होगा मेरे भाई? 5 दुसम 50/9 दिन में, 50/9 दिन में होगा। यानी कि अगर ए हर दिन 9 घंटे काम करता है तो 10 दिन में करेगा। अगर बी हर दिन 9 घंटे काम करता है हर दिन तो 50/9 दिन में करेगा। अगर ये दोनों लोग मिल जाएं ए और बी तो काम कितने दिन में करेंगे मेरे प्यारे भाई? अगर दोनों हर दिन 9 घंटे काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क 10 50 कैल्शियम 50 मान लीजिए। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी जी 50 को 50/9 से भाग करेंगे 9।
तो ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 + 9 14 है। तो दोनों लोग करेंगे मेरे प्यारे भाई 50 यूनिट वर्क 14 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में हो जाएगा मेरे भाई? इतने दिन में। 2 से कट गया ये, 25/7 दिन में। यानी कि दोनों लोग अगर हर दिन 9 घंटे काम करते हैं तो 25/7 दिन में काम हो जाएगा। 7 × 21, 21 4 25, 3 सही 4/7 दिन में। ठीक है, ये इतनी आसान बात थी कि मेंटली की जा सकती थी, लिखने की जरूरत नहीं थी। ये हो गया मेरे भाई, ये है रियल अप्रोच इस सवाल को करने की। आगे आ जाओ। सवाल बेटे आपके सामने यहां पर 7 है। 2021 में क्रिकेट की टीम 225 मैच में से 80% मैच जीतना चाहते। भाई क्रिकेट टीम है, सन 2021 में ये एसएससी जीडी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। एज इट इज एक क्रिकेट टीम 80% मैच जीतना चाहती है। अब तक 120 मैच खेले गए, 120 मैचों में से 70% मैच जीते हैं। सक्सेस रेट क्या है? 70%। तो टारगेट तक पहुंचने के लिए बाकी मैचों की सफलता दर क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द सक्सेस रेट फॉर रिमेनिंग मैचेस इन ऑर्डर टू रीच द टारगेट? अगर हमें टारगेट पूरा करना है तो बाकी बचे मैचेस में से कितने मैच जीतने चाहिए? मेरे भाई ध्यान सुनेगा। सन 2021 में कितने मैच खेलने? हमें 225 मैच। 225 मैच में से हमने 120 मैच खेल लिए। 120 मैच में से 70% जीते हैं। तो अभी कितने मैच खेलना बाकी है? 225 में से 120 घटाओ 105। 105 मैच अभी खेलना बाकी है। बोला 105 मैच में 225 में से 120 खेल लिए, 105 मैच बाकी अभी खेलने। 105 मैचेस में क्या सक्सेस रेट होना चाहिए कि हम 80% सक्सेस रेट के टारगेट को अचीव कर लें, कि हम एक साल में 80% मैच जीत पाएं। ये हमारा टारगेट है। यानी कि ये सवाल रिवर्स डेविएशन का है। अगर आपको हमारा डेविएशन मेथड नहीं आता तो जाके डेविएशन पढ़ लीजिए। ये तो फिर भी आसान डाटा का सवाल है, कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए आप तुरंत कर लोगे। मैच की संख्या का रेशियो ले लो, 15 से कट रहा है। 15 8 120, 15 7 105। रेशियो ले लिया करिए बेस का, 15 8 120, 15 7 105। भाई हमें टोटल कितने मैच जीतने? 80%। तो भाई ये भी 80% होना चाहिए, ये भी 80% होना चाहिए। हमें ओवरऑल 80% मैच जीतने हैं, पर ये हमने कितने जीते? 70% ही जीते हैं। अब 80 से 70 10% कम है। हमने स्टार्टिंग में 8 मैचों का 10% कम जीता है, 8 मैचों का 10%। तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 8 2 80% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेरे प्यारे भी। कितने मैचेस में? 7 मैचेस में। कितने मैचेस में? 7 मैचेस में, बटे 7 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 80% प्लस कितना जाएगा? 11 7 77 और 3 80, 11 सही 3/7। तो 80 + 11 आ गया 91। 91:3/7% रिमेनिंग मैचों का आपका सक्सेस रेट आना चाहिए। 91:3/7%। बेस्ट तरीका है मेरे प्यारे भाई, बेस्ट। आइए सवाल नंबर है भाई आपके सामने 8। मान लीजिए कि x 1420 और 1780 के बीच की एक संख्या है, और जब x को 10 15 24 32 से डिवाइड किया जाता है तो हर बार 7 शेषफल आता है। x के अंकों का योग क्या है? मेरे भाई बोला है x एक ऐसा नंबर है, x एक ऐसी संख्या है जिसे 10 15 24 32 से डिवाइड करने पर हर बार 7 रिमाइंडर आता है। 7 x क्या होगा मेरे भाई? x जो होगा वो होगा एलसीएम ऑफ, बिल्कुल मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं, 10 15 24 32। ये वो संख्या होगी जो इन चारों से डिवाइड हो जाएगी। इसका मल्टीपल भी सबसे डिवाइड हो जाएगा। हर बार 7 रिमाइंडर बचना चाहिए +7। ये ऐसा नंबर है, ये ऐसे नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको चाहे 10 से, चाहे 15 से, चाहे 24 32 किसी से भी डिवाइड करो 7 रिमाइंडर आएगा। के क्या है? के इज एनी नेचुरल नंबर। के इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है जी। देखो सवाल को ऑप्शन से नहीं होगा मेरे भाई, ये वाला सवाल ऑप्शन से नहीं होगा ये। चलो एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना, क्योंकि 3 का मल्टीपल चेक करेंगे ना।
चलो 10, 15, 24, 32 कैल्शियम क्या आएगा मेरे भाई? अब 24 और 32 का तो मेरे भाई यहां पर 24 और 32 का तो 96 आ जाएगा, 96। अब 10 और 15 में मेरे भाई यहां पर 5 और आ रहा है, यानी कि 480, 480, 480 हो गया मेरे भाई। 480 इन सभी से डिवाइड होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सबसे डिवाइड होता है। 480k + 7 ये x की वैल्यू है। ये वो नंबर है, चाहे इसको 10 से, चाहे 15 से, 24, 32 किसी से भी डिवाइड करो, 7 रिमाइंडर आएगा। बोला है x 1420 और 1780 के बीच की संख्या है। हम k का मान क्या लें, k की वैल्यू क्या लें कि 1420 और 1780 के बीच में आए? k की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 3, k की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप k का मान 3 रखोगे तो 480 का 3 गुना 1440 + 7, ये आ जाएगा 1447। 1447 एक ऐसा नंबर है जो 1420 और 1780 के बीच में है। तो ये x का मान आ गया। इसके अंकों का योग पूछा है तो 1 4 5 4 9 7 16, 16 सवाल का आंसर है 16। ठीक है ना, क्योंकि यहां मैं डिजिटल सम लगा रहा था ना, तो सारे ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए हमें बेसिक से करना चाहिए। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, दोबारा से आ सकता है ऐसा। नेक्स्ट, जब प्रत्येक संख्या 22, 39, 56 और 107 में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में परिणामी संख्याएं समानुपात क्या होती है मेरे प्यारे भाई? समानुपात, इस अनुपात में नहीं, समानुपात, समान अनुपात में होती हैं। x + 3 और 3x - 7 के बीच मीन प्रोपोर्शनल क्या है? आपको x + 3 और 3x - 7 का मध्य अनुपात निकालना है। क्या आएगा मेरे भाई? a और b का मीन प्रोपोर्शनल होता है √ab। x + 3 और 3x - 7 का मीन प्रोपोर्शनल जो आएगा वो ये आएगा। क्लियर? क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बहुत बेहतरीन लॉजिक है, ध्यान सुनिएगा। बोला है आपको 4 नंबर दिए, यहां पर आपको यहां पे 4 नंबर दिए, 22, 39, 56 और 107, 4 नंबर दिए। सवाल में कहा है जब इन चारों संख्याओं में से x घटाया जाता है तो रिजल्टेंट नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं। तो बेसिक ये शॉर्टकट क्या है x का मान जल्दी निकालने का? डिफरेंस लीजिए, देखो 39 और 22 का डिफरेंस, ये देखिए 39 22 का डिफरेंस 17, 107 और 56 का डिफरेंस 51। आप इनका रेशियो ले लीजिए अगर हो रहा है तो। कट रहा है मेरे भाई 17 3 51, 1:3 आ गया, 1:3। क्लियर है? हमें x का मान निकालना है सीधा सीधा। मैं आपको बता रहा हूं कि कभी ऐसा सवाल आए तो कैसे करना है। पहले और तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई 22 तिया 66, 56 एकम 56, 22 तिया 66, 56 एकम 56, 66 और 56 का डिफरेंस 10। नीचे लिखना है ये रेशियो, 1 और 3 रेशियो का डिफरेंस, 1 और 3 का डिफरेंस 2 यानी कि 5। x का मान 5 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर x का मान 5 आ गया। अगर आप इनमें से 5 घटाओगे तो संख्याएं जो हैं मेरे प्यारे भाई प्रोपोर्शन में होंगी। यहां रख दीजिए, x की जगह 5 रखेंगे, 5 + 3 8, 5 तिया 15 - 7 8, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों इसका √8। 8 ही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही है। नेक्स्ट, यस, ये एक सवाल देखिए हमने सीजल का डाल दिया है। पाइप एक्स एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, तो हमारे पास एक पाइप एक्स है, वो एक टंकी 9 घंटे में भर सकता है, और पाइप वाई इसे 21 घंटे में भर सकता है। वाई 21 घंटे में भर सकता है, दोनों भरने वाले पाइप हैं। उन्हें वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है और पाइप एक्स को पहले खोला जाता है। टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? देखो दोनों पाइप को अल्टरनेट आवर्स के लिए खोला जाता है, यानी कि पहले पाइप एक्स खोला जाता है, फिर पाइप वाई खोला जाता है, फिर पाइप एक्स, फिर पाइप वाई, पाइप एक्स, पाइप वाई, ऐसे चल रहा है। 1 घंटे एक्स ओपन करते हैं, फिर अगले घंटे वाई ओपन करते हैं। टैंक कितने समय में भर जाएगा? भाई 9 और 21 का एलसीएम 63। मान लीजिए जो आप टैंक भर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 63 है। पाइप एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7, और वाई की कितनी आ जाएगी? 3। अब बताओ, पहले घंटे पाइप एक्स खोला जाएगा तो पहले घंटे पाइप एक्स कितना भरेगा? 7 यूनिट।
अगले घंटे पाइप वाई कितना भरेगा 3 यूनिट, और यही पैटर्न रिपीट होता जाएगा। इस हिसाब से हर 2 घंटे में कितना टैंक भरेगा, हर 2 घंटे में 7 और 3 10 यूनिट टैंक भरेगा हर 2 घंटे में। हमें भरना है 63। तो आप मुझे 10 का कौन सा मल्टीपल है 63 के नजदीक, 60। अगर मैं दोनों तरफ 6 से गुणा कर दूं, 6 से, तो मुझे यह बताइए कि 12 घंटे में कितना टैंक भर जाएगा। 12 घंटे में 60 यूनिट टैंक भर जाएगा, 60 यूनिट। अब अगला जो घंटा आएगा, अगले घंटे कौन ओपन होगा, पाइप एक्स। हमें टैंक भरना है 63, हमें 3 यूनिट टैंक अभी और भरना है, हमें 3 यूनिट टैंक अभी और भरना है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, 3 यूनिट टैंक अभी और भरना है। कौन भरेगा, पाइप एक्स। पाइप एक्स की एफिशिएंसी 7 है। पाइप एक्स 1 घंटे में 7 यूनिट भरता है, 1 घंटे में 7 यूनिट। तो 3 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 3/7 घंटे लगेगा, 3/7 घंटे। तो पूरा टैंक 12 सही 3/7 घंटे में भर जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है जी, आसान सवाल है, मुश्किल तो नहीं लग रहा कोई भी। करो बच्चों, सवाल नंबर 11 आपके सामने, बनाइए। एक व्यापारी एमआरपी पर 28% की छूट देता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वस्तु की बिक्री पर 10.5 रुपए का लाभ होता है, तो पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, एमआरपी क्या है। मेरे भाई, अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो उस सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक व्यापारी एमआरपी पर 28% डिस्काउंट देता है, 20% लाभ होता है। सीपीएमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 100 माइनस डी, 100 में से 28 डिस्काउंट घटाएंगे 72, प्रॉफिट है 20%, 100 प्लस 20 120 ही आया। किससे चला जाएगा भाई, 24 से, 24 तिया 72, 24 पंजे 120, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। ये हमसे पूछा एमआरपी, एमआरपी तो पता नहीं चलेगा। सवाल में बोला है कि सामान को बेचने से 10.5 रुपए का लाभ होता है। आप मुझे बताओ लाभ किस पे होता है, सीपी पर। लाभ, अगर आप किसी वस्तु को बेचेंगे तो उसके क्रय मूल्य, लागत मूल्य पे लाभ होता है। सवाल में दिया हमने किसी सामान को बेचा, हमने किसी सामान को बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ, और सवाल के अनुसार सामान को बेचने से प्रॉफिट कितने का हुआ, 10.5 रुपए का। यानी कि कॉस्ट प्राइस का 20% 10.5 रुपए है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? किसी सामान को बेचने से 20% का लाभ हुआ, जबकि लाभ हुआ 10.5 रुपए का, तो सीपी का 20% 10.5 रुपए। तो सीपी कितना है, 100% की वैल्यू कितने, 5 से गुणा, ये 5 से गुणा आएगा ना बेटा। 20 पंजे 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 10.5 का 5 गुना, 52.5 रुपए। यानी कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे प्यारे भाई, वो 52.5 रुपए है। आपसे पूछे मार्क प्राइस, हमारे पास सीपी से एमपी का रेशियो है, मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गया 52.5 रुपए, 52.5 रुपीज। बताओ कितने गुना, 17 51, और ये 17.5 गुना हो गया मेरे भाई। ठीक है जी, ये भी 5 की वैल्यू भी 17.5 गुना आएगी मेरे भाई, यानी कि 85 और 2.5, 85 में 2.5 जोड़ूंगा तो 87.5 रुपीज। 87.5 रुपीज आर्टिकल का एमआरपी आ जाएगा, 87.5 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। बहुत प्यारा सवाल, एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दिया भाई सवाल ने। देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल मैंने कंपाइल किए हैं प्रीवियस ईयर के, रेलेवेंट, हर सवाल में कुछ नया सीखोगे। और यही वो क्वेश्चन है जो आपको पेपर में फंसा सकते हैं, और मतलब बाकी तो आप नॉर्मल कर ही लोगे। इन्हीं सवालों के रिपीट होने के चांस पेपर में सबसे ज्यादा हैं। सुरेश का खर्चा और उसकी बचत 3:1 के रेशियो में। तो भाई साहब सुरेश भाई हैं, सुरेश भाई का खर्चा, एक्सपेंडिचर, और उनकी सेविंग्स 3:1 के रेशियो में। 3 रुपए खर्च करते हैं तो 1 रुपया बचता है। सुरेश जी की इनकम 25% बढ़ जाती, इनकम, बचत 20% बढ़ जाते, खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा भाई? सुरेश जी की बचत 20% बढ़ जाते, 20%, इनकम बढ़ गई 20%। इनकम का मतलब क्या होता है,
इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चा प्लस बचत। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चा प्लस बचत, ये होता है इनकम। इनकम आपकी 25% बढ़ गई इनकम। तो सवाल में ये पूछा है मेरे भाई कि खर्चा कितने % बढ़ जाएगा। ये भी डेविएशन का सवाल, ये एलिगेशन से भी हो जाएगा, पर माई डार्लिंग कंसेप्ट इज डेविएशन। आप बताओ, एक आदमी की इनकम 25% बढ़ गई इनकम, तो भाई आदमी की कमाई 25% बढ़ गई, तो खर्चा भी 25% बढ़ना चाहिए, खर्चा भी 25% बढ़ना चाहिए, और बचत भी 25% बढ़ना चाहिए। लेकिन बचत बढ़ी है 20%, बचत 25 की बजाय 20% बढ़ी है, 5% कम बढ़ी है। बचत 1 रुपए का 5% कम बढ़ी है, तो बैलेंस करने के लिए यहां 5% कम कर देंगे। बैलेंस करने के लिए 5% कम बढ़े, बैलेंस करने के लिए 5% ज्यादा कर देंगे मेरे भाई। कितने खर्चे पर? खर्चा है 3/3, ये आ जाएगा। तो 25 5/3 का मतलब 1 सही 2/3, तो 25 और 1 26 सही 2/3% हो जाएगा। तो 26 सही 2/3% मेरे प्यारे भाई, डी ऑप्शन आपका खर्चा पड़ गया, खत्म। उड़ा दीजिए मेरे भाई सवाल। सवाल नंबर 13, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन v है, हाइट h है, शंकु की त्रिज्या वेरिएबल में भी है मेरे भाई। फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। शंकु के आयतन का फॉर्मूला, शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वॉल्यूम v दिया, हाइट h दी है, रेडियस आपसे पूछे तो ये इधर आएगा 3v भाई, और ये पाई h नीचे आ जाएगा, बराबर आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस आपसे पूछिए तो अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट 3v/πh आ गया मेरे भाई, अंडर रूट 3v/πh सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। केवल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, केवल फॉर्मूला। ये बताएंगे सवाल नंबर 14। करो बच्चों फटाफट। ये अच्छे अच्छे सवाल जो हैं ये हमने किताब में कंपाइलेशन कर रखी है, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास एसएससी के एग्जाम की जो मैथ है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको इस बुक से प्रैक्टिस करने। पहली बात तो चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है, और इसमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं। एक कलरफुल बुक है। अब ऐसा नहीं कि आपको जीडी के लिए अलग से कोई किताब लेनी पड़े या सीजीएल सिटसल के लिए अलग किताब लेनी पड़े। एसएससी की दी कंप्लीट कोचिंग, सभी एग्जाम के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन, ठीक है। 3 महीने में आप ये किताब खत्म कर सकते हो, और खूब सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं आप प्रैक्टिस के लिए, 8000 से ज्यादा, ठीक है। एक एक चैप्टर में जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, बड़े चैप्टर हैं, तो इनके 500-500 सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। और दूसरा, जो रिपीटेड सवाल है उनको हटा दिया गया, हर एक टाइप का एक एक सवाल इसमें डाला गया है। अगर किसी को बच्चों को प्रैक्टिस करने तो ये बुक ऑर्डर कर लीजिएगा भाई, अमेजन या फ्लिपकार्ट से। एक वस्तु का लागत मूल्य 1545 रुपए है, जो अंकित मूल्य से 25% कम है। वस्तु पर 18% छूट दी जाती है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बहुत बढ़िया मेरे भाई, गजब सवाल। इसकी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज में ही कैलकुलेशन करेंगे। आपको पता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का जब सक्सेसिव करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। मैं पूरा बेसिक से बता देता हूं। सवाल में बोला है एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य से 25% कम है। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से 25% कम है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्क प्राइस से 25% कम है, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस अगर 4 रुपए तो कॉस्ट प्राइस 1 कम 3 रुपए। सीपी से एमपी का रेशियो है। ये बात समझ में आई? अब हमने आर्टिकल पे 18% छूट दिया। 18% कितना होता है? 18/100 या फिर 9/50। हमने आर्टिकल पे 9/50 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। कितना डिस्काउंट दिया हमने? 9/50। 50 रुपए एमआरपी, तो 50 पे 9 का डिस्काउंट दिया, तो सामान बेचा कितने में? 41 में। 50 में से 9 घटाइए, तो ये होता है बेटा मार्कअप, सीपी से एमपी का रेशियो। फिर आप डिस्काउंट दिए, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सक्सेसिव करेंगे तो ये कट जाएगा, तो सीधा क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो मेरे भाई।
यानी कि सीधा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा ना, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का सीपीएसपी का रेशियो आएगा और यही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ये 2 दूनी 4 और 2 से 50 काट लो 25, तो 25 या 75 रेशियो 41 दूनी 82, यानी कि अल्टीमेटली 75 का सामान 82 में बिका, तो हमें 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ बच्चों 75 पर, और परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ गुणा 100%। क्लियर है? तो ये आ जाएगा मेरे भाई 25 चौका 100, 25 तिया 75, तो 7 चौक 28/3, 28 को 3 से भाग देंगे तो 3 नाम 27, 1 28, 9 सही 1/3%, यानी कि ये अप्रोक्स आएगा 9.33%, तो 9.33% का मेरे भाई आपको लाभ हुआ। आगे बात समझ में आइए। सवाल नंबर 15, एक त्रिकोणमितीय पार्क है जिसकी भुजाएं 60 मीटर, 297 मीटर और 303 मीटर है। अरे बाप रे। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका जो एरिया है, इट्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड गार्डन। वो स्क्वायर शेप का एक गार्डन है, वर्गाकार बगीचा, उसके एरिया के बराबर है। व्हाट द पेरीमीटर ऑफ गार्डन, उस बगीचे की परिधि क्या है। यानी कि अगर आपको इस सवाल हल करना है तो आपको पहले स्क्वायर की भुजा निकालनी पड़ेगी गार्डन की साइड। गार्डन की साइड तभी निकलेगी जब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। भाई बहुत भयंकर ट्राइंगल है और ये जीडी का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है मेरे प्यारे। अगर आप यहां पे 3 से डिवाइड कर दोगे मेरे दोस्तों तो 3 60 कट जाएगा 20 बार, ये कट जाएगा 99 बार, और 3 से 303 कटेगा 101 बार। 20, 99, 101 दिमाग में घंटी बजती है। अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 20, 99, 101 हैं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 20, 99, 101 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 20, 99, 101 याद कर लीजिए। बस यहां पे 3 गुना करके दिया हुआ है, 3 टाइम्स है, 3 गुना। क्लियर? आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये दोनों जो भुजाएं हैं ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं। ये सबसे बड़ी भुजा यानी कि हाइपोटेनस होगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की मल्टीप्लाई, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं का मल्टीप्लाई। ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो ये एक ट्राइंगुलर पार्क है, ट्राइंगुलर पार्क का एरिया ये आ गया। ये जो ट्राइंगुलर पार्क का एरिया है बोला ये स्क्वायर बगीचे के एरिया के बराबर है। तो स्क्वायर जो बगीचा है, वर्गाकार बगीचा, मैंने इसकी भुजा को ए मान लिया। तो इस स्क्वायर गार्डन का एरिया क्या आएगा, इस ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए। अब यहां पे मेरे भाई 2 से 60 कट जाएगा 30 बार, अंडर रूट लेंगे, क्या आएगा मेरे भाई, देखो 297 9 से कट रहा है। 297 का मतलब है 9 9 3 27, 2 9 3 70, 9 गुणा 33 और ये 30 आ गया। अब 33 गुणा 30 करेंगे तो 990। 990 को भी आप लिख सकते हो ना, 9 गुणा 110, ये आ गया। तो जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो 9 गुणा 9 का अंडर रूट तो 9 आ जाएगा। अब 110 का अंडर रूट आ जाएगा रूट 110, ये आ गया मेरे प्यारे भाई स्मॉल ए। समझे बात को? क्या आप मेरी बात को समझे? ठीक है जी भाई। ये 9 गुणा 33 है, 30 गुणा 33 में भी मेरे प्यारे भाई 30 गुणा 33 999 हो गया ना, यानी कि 9 गुणा 110, 9 गुणा 9 का रूट 9 आ गया, 110 का रूट 110। ये स्क्वायर की साइड आ गई। बोला इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, बगीचे का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, भुजा का 4 गुना। तो 9 अंडर रूट 110 का 4 गुना आएगा मेरे भाई, ये पेरीमीटर होगा, परिमाप, यानी कि 9 चौक 36 रूट 110। बहुत अच्छा सवाल आप ही के पेपर में आया है, बनाइए। सवाल नंबर 16 अगला। 3 प्रकार की दवाई हैं जिनकी सेम मात्रा में अल्कोहल और पानी का अनुपात 2:5, 5:9, 8:13। तीनों दवाओं को समान मात्रा में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद अल्कोहल का पानी से अनुपात ज्ञात करें। द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इन 3 टाइप ऑफ ड्रग ऑफ इक्वल क्वांटिटीज 2:5, 5:9 एंड 8:3 रेस्पेक्टिवली। देखिए हमारे पास 3 प्रकार की दवाई हैं।
तीन प्रकार की दवाइयां इक्वल क्वांटिटी में, और तीनों में एल्कोहल वाटर का रेशियो 2:5, 5:9, और कितना मेरे प्यारे भाई 8:13 है। तो तीन प्रकार की हमारे पास दवाइयां हैं जिनमें एल्कोहल वाटर का रेशियो 2:5, 5:9 और 8:13 है मेरे भाई। अब इनकी इक्वल क्वांटिटी मिक्स करी जाते, बराबर मात्रा को मिलाया जाता है। तो भाई ये कितना हो रहा है, 2, 5, 7 हो रहा है ये टोटल मात्रा। ये टोटल कितना है, 5, 9, 14 एल्कोहल प्लस वाटर। तीसरा कितना है, 8, 13, 21। ये तो कहीं से इक्वल नहीं है, सेम करना पड़ेगा। 7, 14, 21 का एलसीएम होता है मेरे भाई 42। 42 करना पड़ेगा। 42 बनाने के लिए यहां 6 से गुणा करनी पड़ेगी। 42 बनाने के लिए 14 को 42 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 21 को 42 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। बस अब मिला दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, है ना। सब मैंने इक्वल इक्वल कर लिया, 42, 42, 42। एल्कोहल में एल्कोहल, वाटर में वाटर मिला दीजिए। एल्कोहल कितना आ जाएगा, 2 छिक्का 12, 5 तिया 15, 12, 15, 27 और 16, 27 और 16, 43। तो 43 आ गया एल्कोहल। एल्कोहल 43 आ गया एक ही ऑप्शन में आंसर। मुझे आगे करने की जरूरत नहीं। वाटर निकालो, 5 छिक 30 और 9 तिया 27, 57 हो गया। 57 में आप 26 जोड़ दीजिए, तो 57 में 20 जोड़ेंगे 77 और 6 83, 43 रेशियो 83। ये आ गया रेशियो, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, अगला। मजा आया ना, कितने अच्छे अच्छे सवाल कराए हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 17, What will be the remainder when 3 की पावर 47 is divided by 28? बोला है अगर 3 की पावर 47 को 28 से भाग देंगे तो क्या शेषफल होगा। 3 की पावर 47 को अगर 28 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई, सोचो जरा। देखो 28 है, ऊपर प्लस माइनस 1 बनाने की कोशिश करो। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 3 का क्यूब 27 होता है। अभी 47 है, 47 के नजदीक 3 से कटने वाला नंबर 45 होता है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये हो गया 3 की पावर 45, ये 3 की पावर 45 हो गया मेरे भाई। भाई 3 का क्यूब 27, ऐसे 3 का क्यूब 27 होता है। 27 जो है वो 28 से एक ही कम है। 3 का क्यूब की होल पावर 15 है, तो ये 3 की पावर 15 तिया 45 हो गया, लेकिन ये 47 यानी कि 3 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई मैं इसको। 3 की पावर 47 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। फायदा क्या है अभी समझ आएगा मेरे भाई, क्योंकि 3 का क्यूब हो गया जी 27, 27 की पावर 15 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर हो गया 9। हमें डिवाइड करना है 28 से, हमें डिवाइड करना है 28। सब डिवाइड करो अलग अलग। आप मुझे बताओ, जब आप 27 को 28 से डिवाइड करेंगे, जब 27 को डिवाइड करेंगे 28 से, तो रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर 15 ऑड है तो -1 हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब आप 9 को डिवाइड करेंगे 28 से तो रिमाइंडर आएगा 9। -1 की 9 में गुणा करेंगे तो रिमाइंडर -9 आ गया। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव अगर आता है तो जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं वो ऐड कर दीजिए। 28 से डिवाइड कर रहे हैं, 28 में -9 ऐड कर देंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा ये 19। यानी कि 19 आंसर है सवाल का, ए ऑप्शन 19। 27 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे -1, -1 की पावर 15 ऑड है, -1 ये 9 आएगा, तो रिमाइंडर -9 या 19। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, ये भी गजब। आइए सवाल नंबर 18 जीडी का। 8 दिन तक काम करने के बाद पायल को पता चला कि केवल 10% काम हुआ है। अच्छा, अब उसने पिंकी को काम पे लगा दिया। वह पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से 50% मोर एफिशिएंट है। बचे काम को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे। देखिए भाई, पहली लाइन ही बहुत प्यारी है। 8 दिन तक काम किया जी पायल ने, पायल को पता चला कि 10% काम पूरा हुआ है, यानी कि अभी 90% काम और बाकी है। 90% काम बाकी है। क्लियर है। पायल ने 8 दिन तक काम किया, 8 दिन में पायल की खोपड़ी में दर्द हो गया क्योंकि 10% काम ही हुआ, तो 90% काम अभी बाकी है। अगर पायल को 10% काम करने में 8 दिन लग गए तो 90% काम करने में 9 गुना 72 दिन लगेंगे, यानी कि पायल को बचा 90% काम करने में कितने दिन लगेंगे, 72 दिन।
भाई 10% काम पायल ने 8 दिन में किया, तो 100% काम करेगी 80 दिन में। 80 दिन में से 8 दिन काम हो गया, तो पायल को बचा काम करेगी 72 दिन में। लेकिन पायल बेचारी थक गई, बोली मैं नहीं करूंगी अकेले। तो पायल ने पिंकी को काम पे लगा दिया। पायल ने अब पिंकी को अपने साथ जोड़ लिया, पिंकी को काम पर रखती है, जो पायल से 50% मोर एफिशिएंट है। 50% का मतलब 1/2, यानी कि पिंकी की जो एफिशिएंसी है वो पायल से 50% ज्यादा है। पायल की एफिशिएंसी 2 है, तो पिंकी की एफिशिएंसी 3 है। बोले बचे काम को, रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे। बचे काम को पायल 72 दिन में करेगी। पायल की एफिशिएंसी 2 है, पायल की एफिशिएंसी 2 है। पायल एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो बचा काम पायल करेगी 72 दिन में। टोटल रिमेनिंग वर्क आ गया। अगर इस रिमेनिंग काम को पायल और पिंकी दोनों मिलकर करेंगे, तो करेंगे 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने समय में हो जाएगा? बटे 5। तो 72 दूनी 144 बटे 5, यानी कि 288 बटे 10। 288 बटे 10 आ गया जी 28.8 दिन। यानी कि बचे काम को पूरा करने में उन्हें 28.8 दिन लगेंगे। बात खत्म। अच्छा सवाल, वेरी नाइस क्वेश्चन, मजा आया भाई साहब करके। सवाल नंबर है आपके सामने 19। आइए, कौन करेगा? एक चुनाव में, ये तो सिलेक्शन वाला आ गया, एक चुनाव में 12% लोगों ने वोट नहीं डाला, मत डालो। 2% डाले गए वोट इनवैलिड हैं। चुनाव में केवल 2 कैंडिडेट हैं। जीतने वाले ने कुल वोटों के 46% प्राप्त करके अपने द विनर बाई ऑब्टेनिंग 46% ऑफ टोटल रजिस्टर वोटर्स। विनर ने टोटल रजिस्टर वोटर का 46% हासिल किया और अपने ओपोनेंट को 1044 वोटों से हराया। तो आपसे पूछा है, बताइए टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर कितने हैं? ये तगड़ा सवाल है भाई, ये तगड़ा सवाल है। यानी कि यहां पे विनर को जो है, ये लाइन सबसे खतरनाक है, ये वाली लाइन। जीतने वाले को टोटल रजिस्टर वोटर का 46% मिला। जब भी ये लाइन आएगी मेरे भाई, टोटल को इक्वल कर दीजिए भाई। चुनाव में कुल वोटर कितने होते हैं? 100%। 100%। अब ध्यान सुनिएगा, 100% में से 12% लोगों ने वोट नहीं डाले। 100% में से 12% लोगों ने वोट नहीं डाले। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे हां सर बिल्कुल, 12% ने तो वोट डाले ही नहीं। जितने लोगों ने वोट डाले उसमें से 2% वोट को इनवैलिड कर दिया गया। या ये 100% टोटल वोटर होते हैं 100%, ठीक है। 100% में से मेरे प्यार भी 12% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो वोट डाले 88% लोगों ने, ठीक है। जितने वोट डाले उसमें से 2% इनवैलिड है, तो 88 का 2% कितना आएगा मेरे भाई? 1.76। 88 दूनी 176, ये माइनस कर देंगे, तो वैलिड वोट कितने आ गए मेरे भाई? वैलिड वोट कितने आ जाएंगे भाई? 88 में से 1.76 माइनस कर देंगे तो आएंगे 86.24%। क्या आएगा? 86 86.24% वैलिड वोट है, वैलिड। यानी कि हार जीत का फैसला इनमें से होना है। अब जीतने वाले को 46% वोट मिले। आप मुझे बताओ, जीतने वाले को टोटल वोटर्स का 46% वोट मिले, वैलिड है 86.24%। 86.24% में से जीतने वाले को टोटल रजिस्टर वोटर, टोटल है 100%, 100% का 46% विनर को मिला, तो फिर हारने वाले को कितना मिला होगा मेरे भाई? 86.24 में से 46 घटाओ, 40.24%। 40.24% मिला होगा लूजर को। ये लूजर को मिला मेरे भाई, जो हारा है। कि हार जीत का फैसला तो इन्हीं वोटों में से होना, 86.24% में से। तो विनर कितने वोटों से जीता है मेरे भाई? ये देखिए, विनर जीता है मेरे भाई यहां पर 5.76। 46 में से 40.24 घटाएंगे, 5.76% से जीता, 5.76। जबकि जीता कितने वोटों से मेरे भाई? 1044। क्या है ना, 46 और 10 86।
जीता कितने वोटों से? 1044 वोटों से जीता। तो 5.76% के लिए 1044 के बराबर है। आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। तो अगर यहां पे डेसिमल आप हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, किससे जाएगा मेरे प्यारे भाई ये? हम्म 18 से 18 तिया 54, 18 तिया 54, 54 के बाद 18 दूनी 36, यहां से 18 पंजे 90 और 14, 18 पंजे 90, 90 के बाद मेरे प्यारे भाई आपका यहां से 14 बच जाएगा। 18 अट्ठे 144, 5800। तो 32% की वैल्यू 5800 है। ठीक है जी, ये किससे कट जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4 से और कट जाए। 32% की वैल्यू 5800 है, तो 1% की वैल्यू आएगी 5800 बटे 32। आपसे यहां पर 100% की वैल्यू पूछिए, मल्टीप्लाई बाई 100 कुल वोटर्स। इट इज ए वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ये आया है। अब आप मुझे यहां पे बताइए कि जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, 4 से तो कटना ही है, ये 25 बार, और 4 से कटेगा जी आपका 32 8 बार। 4 से तो कटना ही है 125 बार, और 4 से कटेगा जी मेरे प्यारे भाई ये 8 बार, 8 2 बार, और 2 से 58 29 बार। यानी कि जो भी आएगा मेरे भाई एंड में अब 5 आएगा। 29 गुणा 25 गुणा 25, एंड में 5 आएगा। तो आंसर क्या आ गया? पहला ऑप्शन 18,125। और यही सवाल का आंसर होना चाहिए। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और एक सवाल तो आपको दिखेगा मेरे भाई कम से कम पेपर में ऐसा जिसमें आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना? वेरी नाइस क्वेश्चन, मजेदार सवाल है। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर है 20, और ये इस मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल है मेरे भाई। बताइए, ये सवाल मैंने डाल दिया एएलपी से, क्योंकि एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन प्रॉब्लम है जिससे भी आता है, वो भी बहुत आसान। Monica's father was 38 years of age when she was born, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born. What is the difference between ages of her parents? बहुत बेसिक सवाल। सवाल में बोला है कि भाई साहब मोनिका के पापा 38 साल के हैं जब मोनिका पैदा हुई थी। मोनिका के जो फादर हैं वो 38 साल के हैं जब मोनिका पैदा हुई थी। और सवाल में बोला है मोनिका की मदर 36 साल की हैं जब उसका भाई जो 4 साल छोटा है मोनिका से वो पैदा हुआ था। मोनिका की मां उस समय 36 साल की थी जब 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ था। देखिए, मोनिका से 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ होगा मोनिका के 4 साल बाद, यानी कि मम्मी की उम्र 4 साल बाद 36 की होगी, 4 साल बाद। तो अभी के टाइम मम्मी की उम्र कितनी होगी? 32 साल की। तो अभी जो है मम्मी मोनिका के बर्थ के समय 32 साल की हैं कि नहीं है? बोलो, मोनिका की मम्मी अभी 32 साल की हैं। 4 साल बाद मोनिका का छोटा भाई पैदा होगा, तब उसकी मम्मी 36 साल की हो जाएंगी। तो मोनिका के बर्थ के समय पापा 38 के, उसकी मम्मी मदर 32 की हैं। तो दोनों की एज में डिफरेंस कितने का है? 6 साल का डिफरेंस है। काफी अच्छा और बेसिक सा सवाल है ये तो। ठीक है जी, इसी के साथ ये मॉक टेस्ट भाई समाप्त होता है। आप देखिए, हर एक चैप्टर के हमने सवालों को टच किया। जैसे सवाल पेपर में आ सकते हैं, मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, तुरंत आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन सिखाए। ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, इसके सवालों का सॉल्यूशन कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई। एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आप इसी तरीके से अपने गणित की अप्रोच को सुधारना चाहते हैं और आप अगले साल 2026 में पेपर देंगे, अभी आपकी ग्रेजुएशन चल रही है या इस साल आप तैयारी करेंगे, तो बेस्ट जो है रिसोर्स है, बेस्ट बैच है मेरे भाई, रिकॉर्डेड क्लासेस कैरविल एप्लीकेशन पर हमारी आ चुकी है। आज 1 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। 0 to हीरो मैथ स्पेशल, जो बिगनर बच्चों के लिए, फ्रेशर बच्चों के लिए खासकर 2 साल इस बैच की वैलिडिटी रहेगी। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, और 999 की फीस में मात्र आपको ये अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों एक साथ मिल जाएंगी। क्लासेस, सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी मेरे भाई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट 1 था।
अब मैंने 3 मॉक टेस्ट रेडी कर दिए, आपके एग्जाम से पहले मैं तीनों मॉक टेस्ट करा दूंगा, जरूर करके जाइएगा मेरे भाई। लास्ट टाइम पे कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो हम आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं उतना करिए और रिवीजन करिए, दैट्स इट। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। कमेंट जरूर करें कि आपको ये मॉक टेस्ट मेरे साथ सॉल्व करके कैसा लगा, सवालों का लेवल कैसा लगा। धन्यवाद, बाय।